हेलो तो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नीट और जेई के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है, जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी उपसहसंयोजक यौगिक। देखिए, ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर है ये क्लास 12 का चैप्टर है और 9th नंबर का ये चैप्टर है। देखिए, ये नीट और जेई के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है, जिसका वेटेज काफ़ी बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप वीडियो पर नए आए हैं, चैनल पर नए आए हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हम बात करते हैं उपसहसंयोजक यौगिक या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं? उपसहसंयोजक यौगिक। देखिए, बेसिकली हम कहेंगे कि जो उपसहसंयोजक यौगिक होते हैं वो योगात्मक यौगिकों के प्रकार होते हैं। किसके प्रकार होते हैं? योगात्मक यौगिकों के। योगात्मक यौगिकों के प्रकार होते हैं। योगात्मक यौगिकों के प्रकार। जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं वो योगात्मक यौगिकों के प्रकार होते हैं। ये बात आपको पता है, आप सबने सब जानते हैं। योगात्मक यौगिक होते हैं, उनके प्रकार होते हैं उपसहसंयोजक यौगिक। आप पूछोगे कि सर ये योगात्मक यौगिक क्या होते हैं? ये योगात्मक यौगिक क्या होते हैं? तो योगात्मक यौगिक वो होते हैं जो दो सरल लवणों से मिलकर बने होते हैं। अब सरल लवण क्या होंगे? सरल लवण। योगात्मक यौगिक वो होंगे जो दो सरल लवणों से मिलकर बने होंगे। अब सरल लवण क्या होंगे? सरल लवण। तो हम सबसे पहले इस चैप्टर में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उपसहसंयोजक यौगिक को समझने से पहले हम सरल लवण को समझेंगे। सरल लवण समझने के बाद हम योगात्मक यौगिकों को समझेंगे। योगात्मक यौगिकों को समझने के बाद हमें अपने आप पता चल जाएगा कि उपसहसंयोजक यौगिक क्या होते हैं। तो हम स्टार्ट यहाँ से करते हैं कि सरल लवण क्या होते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सरल लवण से। तो देखिए, सरल लवण क्या होते हैं। सरल लवण की हम बात कर रहे हैं कि सरल लवण क्या होते हैं। सबसे पहले हमें ये सीखने की आवश्यकता होगी। सरल लवण सिंपल साल्ट। सरल लवण सिंपल साल्ट। सरल लवण एक्चुअली में सरल लवण क्या होते हैं, जैसे आप सब जानते हो। जैसे मैं उदाहरण लेके बताता हूँ कि जैसे KCl ये एक सरल लवण है। MgCl2 ये भी एक सरल लवण है। AlCl3 ये भी एक सरल लवण है। और भी हम उदाहरण ले सकते हैं जैसे कि Al2SO4 की होल क्वाइड आदि बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं इन सरल लवणों के। अब देखिए, सरल लवण क्या होते हैं कि इनकी पहचान क्या होती है। हमें तो पता है कि आपने लिख दिया सर जी ये सरल लवण होते हैं, लेकिन हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे ये सरल लवण है? आखिर पहचान क्या होती है सरल लवण की? देखिए, सबसे पहले हम सरल लवण की बेसिक पहचान जानते हैं कि जो सरल लवण होते हैं, जब आप इनको जल में डालोगे तब ये धनायन और ऋणायन में पूर्ण रूप से वियोजित हो जाएंगे। धनायन और ऋणायन में, अर्थात ये सरल लवण हैं, उनको जल में डालने पर आयनों में ये पूर्ण रूप से वियोजित हो जाते हैं। अब कैसे वियोजित होंगे? देखिए, हम एक KCl का एग्जाम्पल लेते हैं, इसको जल में डालते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। देखिए, जब हम इसको KCl को डाल लेते हैं, एक बार KCl को आप जल में डालोगे, ये आपके पास पानी है, जल है, पानी में आप इसको KCl को डालोगे, तब ये क्या होगा? K+ और Cl- आयनों में वियोजित हो जाएगा। K+ और Cl- आयन में वियोजित हो जाएगा। ये सरल लवण की पहचान होती है कि भैया सरल लवण को आप जैसे ही जल में डालोगे, ये धनायन और ऋणायन दो प्रकार के, एक प्रकार का धनायन बनेगा और एक ही प्रकार का ऋणायन बनेगा, और ये पूर्ण रूप से आयनों में वियोजित हो जाएगा। ये किसकी विशेषता है? सरल लवण की। इसी प्रकार आप MgCl2 को भी ले लो। जब आप MgCl2 को जल में डालोगे, किसको डालोगे? MgCl2 को, तब इसमें एक प्रकार का धनायन बनेगा जिसको हम बोलेंगे Mg+2, और इसमें एक ही प्रकार क्या बनेगा? ऋणायन बनेगा। एक ही प्रकार का ऋणायन बनेगा। इसमें क्लोरीन के दो आयन बनेंगे और मैग्नीशियम का एक आयन बनेगा। तो ये है सरल लवण की पहचान कि सरल लवण क्या होते हैं। बेसिकली
हम जब सरल लवण को देखेंगे कि सरल लवण को जब हम जल में डालते हैं तो इनमें एक ही प्रकार का धनायन बनेगा और एक ही प्रकार का ऋणायन बनेगा, और इनको जल में डालने पर ये पूर्ण रूप से आयनों में वियोजित हो जाते हैं, अर्थात सरल लवण है वो अपनी पहचान को खो देते हैं, आयनों में वियोजित हो जाते हैं। ये होते हैं सरल लवण, ये होते हैं सरल लवण। इनकी सरल लवण की ये विशेषता होती है। अब सरल लवण हैं उनसे योगात्मक यौगिकों का निर्माण होता है। जो योगात्मक यौगिक होते हैं वो योगात्मक यौगिक करते हैं योग, जो ऐसे यौगिक जिनका जो सरल लवणों के योग से मिलकर बने हुए या सरल लवणों के एडिशन से बने होते हैं योगात्मक यौगिक। तो आप इनको उतारना चाहते हैं तो इनको उतार सकते हैं। हम बेसिकली इनकी इसकी परिभाषा भी एक बार लिख देते हैं जिससे कि आपको तकलीफ नहीं हो ज़्यादा। तो हम एक बार इसकी परिभाषा लिखते हैं, उसके बाद आप इनके उदाहरणों को आसानी से नोट कर लेना। तो हम परिभाषा लिखते हैं, परिभाषा लिखेंगे हम सरल लवण की। सरल लवण इन यौगिकों को जल में डालने पर ये पूर्णतः आयनों में वियोजित हो जाते हैं, आयनों में वियोजित हो जाते हैं। जब आप इन सरल लवणों को, इन यौगिकों को आप जल में डालोगे तब ये आयनों में पूर्ण रूप से वियोजित हो जाएंगे। और दूसरी बात ये है इनमें, या हम कहेंगे इनको जल में डालने पर ये एक ही प्रकार के धनायन व एक ही प्रकार के ऋणायन का निर्माण करते हैं। जो सरल लवण होते हैं जब आप इनको जल में डालोगे तब ये आयनों में पूर्ण रूप से वियोजित हो जाएंगे और इनमें एक ही प्रकार का धनायन बनेगा और एक ही प्रकार का ऋणायन इनमें बनेगा। ये किसकी विशेषता है? सरल लवण की विशेषता है। ये इसके एग्जाम्पल है। अगर आप इनको नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इनको उतार सकते हैं। आपने वीडियो को पॉज करके इनको उतारना है। हमने समझ लिया कि आपने इनको उतार लिया है, ठीक है। इसके बाद हम अगला टॉपिक देखेंगे कि योगात्मक यौगिक, कि हमने सरल लवण को देख लिया कि सरल लवण क्या होते हैं। भैया इनको जल में जैसे ही डालोगे तब ये आयनों में पूर्ण रूप से वियोजित हो जाएंगे और इनको जल में डालने पर इनमें एक ही प्रकार का धनायन और एक ही प्रकार का ऋणायन बनता है। जैसे हमने एग्जाम्पल लिए थे KCl, MgCl2, AlCl3। उसके बाद हम देखेंगे योगात्मक यौगिक। उसके बाद हम अगला टॉपिक देखेंगे कि योगात्मक यौगिक क्या होते हैं। तो हमारी अगली हेडिंग है योगात्मक यौगिक एडिशनल कंपाउंड, इसको बोलते हैं एडिशनल कंपाउंड। योगात्मक यौगिक वे यौगिक होते हैं जो दो सरल लवणों के योग से, या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, मेनली होते हैं वो दो सरल लवणों के योग से क्या मिलते हैं, योगात्मक यौगिकों का निर्माण होता है। तो हम कहेंगे, इसकी परिभाषा लिखेंगे, दो या दो से अधिक सरल लवणों के
योग से बने यौगिक ये हैं जी। योगात्मक यौगिक क्या होते हैं? ये दो या दो से अधिक सरल लवणों के योग से बने होते हैं ए यौगिक। ठीक है, योगात्मक यौगिक। जैसे हम आपको उदाहरण लेके बताते हैं कि सरल लवण से योगात्मक यौगिक कैसे बनते हैं। जैसे कि हमारे पास एक है KCl, ये सरल लवण है। उसके बाद हम दूसरा सरल लवण को जोड़ेंगे, दूसरा सरल लवण है हमारे पास MgCl2। ठीक है, जब इन दो सरल लवणों को हम जोड़ेंगे तब हमें ये जलीय माध्यम में जोड़ेंगे भैया, तो हमें एक KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2O एक योगात्मक यौगिकों का हमें प्रकार मिलेगा। हमें ऐसे कहेंगे कि जब दो सरल लवण आपस में जुड़ते हैं तब एक योगात्मक यौगिक का क्या होता है? निर्माण होता है। तो हम इसमें ये लिखें कि दो या दो से अधिक हो सकते हैं और सरल लवण होंगे, आपस में योग हो गए, तब इन्हें इन यौगिकों को योगात्मक यौगिक बोलते हैं। ठीक है, आप इनकी परिभाषा उतार सकते हैं, यह आपको नहीं बताना, बाकी समझने के लिए। ठीक है, तो जो योगात्मक यौगिक होते हैं ये दो सरल लवणों से मिलकर बने होते हैं। इसमें योगात्मक यौगिक दो प्रकार के होते हैं। जो योगात्मक यौगिक होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। योगात्मक यौगिक होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला है द्विक लवण और दूसरा है संकुल यौगिक या इसे हम उपसह संयोजक यौगिक बोलते हैं। उपसह संयोजक यौगिक भी इसे बोलते हैं। दोनों का अर्थ एक ही है, संकुल यौगिक बोल दो या उपसह संयोजक यौगिक। द्विक लवण दूसरा होता है संकुल यौगिक या उपसह संयोजक यौगिक। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं द्विक लवण की, डबल साल्ट की। तो आप इनको इस परिभाषा को उतार सकते हैं और ये इनके दो प्रकार को बता सकते हैं। ये इनके क्या हैं? प्रकार हैं योगात्मक यौगिकों के। आप वीडियो को पॉज करके इनको उतार सकते हैं, हम इनको मिटा रहे हैं। तो हम सबसे पहले देखे थे कि सरल लवण क्या होते हैं। सरल लवण वो होते हैं जो जल में डालने पर आयनों में पूर्ण रूप से वियोजित हो जाते हैं और इनमें एक ही प्रकार का धनायन और एक ही प्रकार का ऋणायन बनता है। दूसरी हेडिंग हमने पढ़ी थी कि योगात्मक यौगिक क्या होते हैं। योगात्मक यौगिक क्या होते हैं? जो दो सरल लवणों से मिलकर बने होंगे उनको क्या बोलते हैं? योगात्मक यौगिक बोलते हैं। अब योगात्मक यौगिक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है द्विक लवण, दूसरा होता है संकुल यौगिक या उसको बोलते हैं उपसहसं यौगिक। हमने पढ़ाया था कि जो उपसहसं यौगिक होते हैं वो योगात्मक यौगिकों के क्या होते हैं? प्रकार होते हैं। तो हम सबसे पहले योगात्मक यौगिकों के प्रकार में सबसे पहला प्रकार है द्विक लवण। पहला है द्विक लवण, इसको हम डबल साल्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो द्विक लवण क्या होते हैं? देखिए, योगात्मक यौगिक दो प्रकार के थे, द्विक लवण, दूसरा था संकुल यौगिक या उपसह संयोजक यौगिक। ठीक है, हम द्विक लवण का आपको एक उदाहरण देखे हैं, जैसे KCl है, दूसरा है MgCl2 डॉट 6H2, ये है द्विक लवण। और इसके बाद हम दूसरा प्रकार बताया था संकुल यौगिक। दूसरा प्रकार बताया था संकुल यौगिक या उपसह यौगिक। इसका हम जब उदाहरण लेंगे तब लगेंगे K4FeCN6, ये है संकुल यौगिक। अब देखिए, बेसिकली द्विक लवण और संकुल यौगिक में आखिर डिफरेंस किस चीज़ का है? जो अंतर है वो किस चीज़ का है? जब हम बारीकली देखेंगे, द्विक लवण होते हैं ये दो सरल लवणों से मिलकर बने होते हैं, तो संकुल यौगिक होते हैं वो दो सरल लवणों से मिलकर बने होते हैं। सिंपल है, क्योंकि योगात्मक यौगिक हैं दोनों ही। ये द्विक लवण और संकुल यौगिक हैं, दोनों ही योगात्मक यौगिक हैं। लेकिन द्विक लवण और संकुल यौगिक में मेन अंतर किस चीज़ का है? देखिए, मेन चीज़ अंतर ये चीज़ का है, जैसे हम देख रहे हैं कि पहला अंतर तो कुछ नहीं है, पहला अंतर सेम है कि ये भी दो सरल लवणों से मिलकर बना है और ये भी। अब ये किन सरल लवणों से मिलकर, देखिए जो ये कंपाउंड है ये दो सरल लवण है, एक है KCl सरल लवण है, दूसरा है MgCl2। इन दो सरल लवणों के योग से बना है ये द्विक लवण, इसको बोलते हैं कार्नेलाइट।
कार्नेलाइट। ठीक है, ये एक द्विक लवण है। ठीक है, ये 2 सरल लवणों से मिलकर बना है। और जो संकुल यौगिक है ये K4FeCN6 का ये है जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ये भी 2 सरल लवणों से मिलकर बना है। पहला है KCN, दूसरा है FeCN2। Fe हम इसको अच्छी तरीके से मान लेते हैं FeCN2। ये 2 सरल लवण है। इन 2 सरल लवणों के एडिशन से ये संकुल यौगिक बनता है। तो दोनों ही योगात्मक यौगिक हैं। दोनों ही जब इनको आप संतुलित करोगे तो यहाँ पर इसके 4 अणु लगे जाएंगे। उसके बाद हम कहेंगे ये द्विक लवण है और ये संकुल यौगिक है। ये 2 सरल लवणों से मिलकर बना है, ये भी 2 सरल लवणों से मिलकर बना है। ये बेसिकली इन दोनों में सेम फंडा है। क्यों है? क्योंकि ये योगात्मक यौगिकों के प्रकार है। योगात्मक यौगिक क्या होते हैं? जो 2 सरल लवणों से मिलकर बने होते हैं यौगिक, वो योगात्मक यौगिक हैं। इसमें भी 2 सरल लवण ये रहे, इनसे ये बन रहा है योगात्मक यौगिक। इनके 2 सरल लवण ये रहे, इनसे बन रहा है एक योगात्मक यौगिक। अब इसका नाम द्विक लवण दिया गया है, इसका नाम संकुल यौगिक है, संकुल यौगिक दिया गया है। आखिर इनमें डिफरेंस किस चीज़ का है? इसमें डिफरेंस किस चीज़ का है तो हम देखेंगे इनमें डिफरेंस किस चीज़ का है। तो हम देखेंगे इनको डिफरेंस किस चीज़ का है। तो हम जब आप इनको जल में डालोगे, देखिए आप इसको जल में डाल रहे हो और इसको आप जल में डाल रहे हो। ठीक है, इसको आप जल में डाल रहे हो, दूसरी चीज़ इसको भी आप जल में डाल रहे हो। ठीक है, जब आप इस द्विक लवण को जल में डालोगे तब ये K+Cl- Mg+2 इन तीनों आयनों में पूर्ण रूप से वियोजित हो जाएगा, अर्थात अपनी द्विक लवण अपनी पहचान को खो देगा जल में डालने पर। लेकिन ऐसा संकुल यौगिक में नहीं होता। संकुल यौगिक सिर्फ इसका जो बाहर का पार्ट है यही आयनों में वियोजित होगा, अंदर का पार्ट है वो जैसा है इसमें वैसा का वैसा ही रहेगा, अर्थात ये आयनों में वियोजित नहीं होगा। तो द्विक लवण है और जो संकुल यौगिक है उनमें यही मेन अंतर है कि जो द्विक लवण होते हैं इनको जल में डालने पर ये पूर्ण रूप से आयनों में वियोजित हो जाते हैं, और जो संकुल यौगिक होते हैं इनको जल में डालने पर ये आयनों में वियोजित नहीं होते। ये इनमें बेसिक अंतर है, इनमें बेसिक अंतर है। ठीक है, ये अपनी पहचान को पूर्ण रूप से खो देते हैं और ये अपनी आंशिक रूप से अपनी पहचान को खोते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से अपनी पहचान को बनाए रखते हैं। क्योंकि इसमें जो संकुल यौगिक है इसमें आपस में ये जो समन्वय मंडल है इससे ये जुड़े हुए हैं, और इसमें जब आप इनको जल में डालोगे तो ये आयनों में आंशिक रूप से होंगे। इसमें तो पूर्ण रूप से आयनों में सभी आयनों का टेस्ट देंगे। अब जब इनका टेस्ट करोगे आप तो इसमें K+Cl- और Mg+ इन तीनों आयनों का टेस्ट प्राप्त होगा, लेकिन इसमें ओनली K+ का होगा, न तो Fe फेरस का होगा और न ही साइनाइड का होगा। ठीक है, तो ये है इनमें 2 अंतर। इनको जल में डालने पर ये आयनों में पूर्ण रूप से वियोजित हो जाते हैं, अपनी पहचान को खो देते हैं। तो संकुल यौगिक होते हैं इनको जल में डालने पर ये आयनों में वियोजित नहीं होते। ये इनमें दोनों में मेन अंतर है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं संकुल यौगिक की। हम इसके और भी उदाहरण लिख सकते हैं, जैसे द्विक लवण के हम और भी उदाहरण लिख सकते हैं। ये है कार्नेलाइट, इसको जल में डालोगे तब ये K+Cl- और Mg+ का क्या देगा? परीक्षण देगा, परीक्षण देता है। या आयनों में ये आयन हमें विलयन में प्राप्त होते हैं, या इनका हमें टेस्ट प्राप्त होता है। जबकि ये इनका जलीय विलयन में हमें यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर हमें Fe+2 और Cn- का परीक्षण प्राप्त नहीं होता। ठीक है, हमें इनको जल में डालने पर Fe+2 और Cl- आयनों का परीक्षण प्राप्त नहीं होता, जबकि जो द्विक लवण होते हैं इनको जल में डालने पर हमें इन आयनों का परीक्षण प्राप्त होता है। तो इनमें यही दोनों में मेन डिफरेंस है। पहली बात यह है कि ये 2 सरल लवणों से मिलकर बने होते हैं, द्विक लवण है। उपसर्ग संकुल यौगिक होते हैं वो भी 2 सरल लवणों से मिलकर बने होते हैं, इसीलिए ये दोनों योगात्मक यौगिक है। लेकिन जब आप इन द्विक लवण को जल में डालोगे तब ये आयनों में पूर्ण रूप से वियोजित हो जाते हैं और अपना सभी आयनों का टेस्ट देंगे, परीक्षण देंगे। दूसरी बात, जब आप संकुल यौगिक को जल में डालोगे तो सभी आयनों का परीक्षण नहीं देंगे। जैसे कि संकुल समन्वय मंडल के अंदर है,
ये Fe+2 और Cl- इन दोनों आयनों का परीक्षण नहीं देते, सिर्फ K+ का ही देते हैं, जबकि इसमें सभी आयनों का परीक्षण दे रहे हैं। ये दोनों में द्विक लवण और संकुल में अंतर है। आप इनको नोट करना चाहते हैं तो इनको उतार सकते हैं। यह एग्जाम्पल नंबर इसका 1 है, ये इसका भी एग्जाम्पल नंबर 1 है। ठीक है, उसके बाद हम द्विक लवण के हमारे NCERT में चार उदाहरण दिए गए हैं। इसके संकुल यौगिक हम आगे पूरे चैप्टर में इसको ही संकुल यौगिक को पढ़ेंगे। इसके उदाहरण और तार लो आप। उदाहरण नंबर 1 ये है। उसके बाद हम अगला उदाहरण तारते हैं। आप इनको नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। हम दूसरा उदाहरण लेते हैं द्विक लवण का। जैसे हम द्विक लवण का उदाहरण लेते हैं, एक रहता है मोहर लवण, दूसरा उदाहरण लेते हैं हम मोहर लवण है, ये दूसरा उदाहरण है। ठीक है, इसको शॉर्ट में बोलते हैं FAS। देखिए ये FAS नाम क्यों पड़ा है ये हम आपको थोड़ी देर में बता देंगे। इसका फॉर्मूला लिखते हैं। जैसे हम इसका मोहर लवण का सूत्र लिखेंगे FeSO4 डॉट NH4 डॉट 2SO4 डॉट 6H2। ठीक है, ये है मोहर लवण। ठीक है, जैसे ही आप ये भी एक द्विक लवण है, और द्विक लवण की विशेषता क्या होती है, इनको जब जल में डालोगे तब ये आयनों में पूर्ण रूप से वियोजित हो जाते हैं, अर्थात सभी आयनों का ये परीक्षण देते हैं। जब आप मोहर लवण को जल में डालोगे तब ये यहाँ पर Fe+2, दूसरा SO4-2 और तीसरा है NH4+। इन सभी आयनों का टेस्ट ये देंगे, अर्थात ये अपनी पहचान को पूर्ण रूप से खो देते हैं, जबकि ऐसा संकुल यौगिकों में नहीं होता। तो ये है इनका आयनों का परीक्षण देते हैं। ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल है मोहर लवण। अब मोहर लवण इसको बोलते हैं FAS। जैसे देखिए इसका FAS नाम क्यों पड़ा है, यहाँ से इसको बोलते हैं फेरस। दूसरा है अमोनियम और तीसरा है सल्फेट, फेरस अमोनियम सल्फेट, इसलिए इसका नाम पड़ा है फेरस अमोनियम सल्फेट, FAS, फेरस अमोनियम सल्फेट। इसको बोलते हैं मोहर लवण। जब आप ये भी एक द्विक लवण है, जैसे आप इनको जल में डालोगे तब ये आयनों में विभाजित हो जाएगा और Fe+2, SO4-2 और NH4+ आयनों का परीक्षण देते हैं, जबकि इसमें सभी आयनों का परीक्षण नहीं देते, क्योंकि ये पूर्ण रूप से आयनों में वियोजित नहीं होते। ठीक है, ये है मोहर लवण। आप इस दूसरा उदाहरण को भी उतार सकते हैं। इसके बाद हम तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं जो है एलम। देखिए एलम जो होती है वो एक कैटेगरी होती है द्विक लवण की। जो एलम है वो क्या होती है, कैटेगरी। हम तीसरा उदाहरण लेते हैं एलम। अब एलम का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है M2SO4 डॉट M2 डैश SO4 की होल क्वाइट डॉट 24H2। ठीक है, ये होता है जनरल एलम का फॉर्मूला। ये एलम है, ये द्विक लवण की कैटेगरी है। द्विक लवण की एक कैटेगरी है ये एलम। देखिए जो इसमें ये फर्स्ट मेटल है, इसकी ऑक्सीजन अवस्था होती है +1, इसकी होती है +1। जो दूसरी मेटल है उसकी होती है +3, इसकी होती है +3। ठीक है, ये होती है +1, ये होती है इसकी दूसरी मेटल की होती है +3। आप इनको नोट कर लिए तो हम इनको मिटा देते हैं। ठीक है, हम एलम पढ़ रहे थे। एलम जो है वो एक कैटेगरी है द्विक लवण की। देखिए द्विक लवण की एक कैटेगरी है एलम। अब इसमें ये इसका जनरल फॉर्मूला होता है। इस जो फर्स्ट मेटल है उसकी ऑक्सीजन अवस्था होती है +1, जो सेकंड होती है उसकी होती है +3। ये इनकी ऑक्सीजन अवस्था है। अब जैसे हम हमारे NCERT में 2 एग्जाम्पल दिए हैं, एक होता है क्रोम एलम, एक होता है पोटास एलम, दूसरा होता है क्रोम एलम। 2 हमारे एग्जाम्पल दिए गए NCERT में, 2 एग्जाम्पल हमें दिए गए हैं। जो पोटास एलम है
इसका फॉर्मूला क्या होगा, पोटास एलम का फॉर्मूला क्या होगा, इसका हम फॉर्मूला लिखेंगे K2 जो के पोटेशियम होता है उसकी प्लस की एक ऑक्सीजन अवस्था होती है, तो हम पोटेशियम के स्थान पर फर्स्ट धातु के स्थान पर पोटेशियम लिख देंगे। उसके बाद SO4 को ऐसा कैसा डॉट M2 जो सेकंड धातु होती है वो होती है एल्यूमिनियम, इसका 2 डॉट आगे SO4 ऐसा कैसा डॉट 24H2। ये है पोटास एलम। उसके बाद दूसरा है क्रोम एलम। क्रोम को हम ऐसा कहते हैं K2SO4 डॉट Cr2SO4 की होल का 3 डॉट 24H2। ये है क्रोम एलम और ये है पोटास एलम। देखिए इनका नामकरण कैसे होता है, आपको एक जनरल फंडा बता देता हूँ उनका नामकरण का। देखिए यहाँ पर +3 ऑक्सीजन अवस्था है, अगर इस प्लस ऑक्सीजन 3 है, अगर इसके स्थान पर एल्यूमिनियम धातु है, +3 के ऑक्सीजन अवस्था के स्थान पर क्या है एल्यूमिनियम, तब जो नामकरण है वो +1 के आधार पर होता है, +1 के आधार पर होता है। जैसे समझिए इस बात को समझिए, जैसे कि हमने पोटास एलम लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पर जो +3 ऑक्सीजन अवस्था है, इसकी जो जनरल फॉर्मूला है इसका एलम का, उसमें जो सेकंड धातु है उसकी ऑक्सीजन अवस्था +3 है। अगर +3 के स्थान पर हम एल्यूमिनियम को लिख देते हैं, तब जो ऑक्सीजन फर्स्ट है उस धातु के नाम के आधार पर इसका नामकरण होगा। जैसे कि यहाँ पर +3 ऑक्सीजन अवस्था है, इसके स्थान पर एल्यूमिनियम है, तब इस पूरे कंपाउंड का नामकरण इस +1 ऑक्सीजन अवस्था के आधार पर होगा, तभी तो इसका नाम पोटास एलम पड़ा है। और नामकरण अगर +3 के स्थान पर ये एल्यूमिनियम है, तब उसका नामकरण +1 के आधार पर होता है, जैसा कि हमने पोटास एलम के अंदर बताया है। अगर दूसरी बात ये, अगर +3 के स्थान पर एल्यूमिनियम ना हो तब नामकरण +3 के आधार पर होता है, +3 के आधार पर होता है। देखिए ये क्या कर रही है, अगर +3 ऑक्सीजन अवस्था दर्शाने वाले धातु के स्थान पर हम किसी एल्यूमिनियम के अलावा किसी अन्य धातु को लिख देते हैं, तब उसका नामकरण +3 के आधार पर ही होगा। जैसे इसमें क्रोम एलम में है, जो +3 ऑक्सीजन अवस्था है उसमें एल्यूमिनियम की नहीं है, क्रोमियम है, अलग धातु है, तब इसका नामकरण है वो +3 के आधार पर होगा। जैसा कि इसमें क्रोम एलम है कि क्रोमियम, इसका क्रोम एलम क्यों पड़ा है नाम क्रोमियम एलम का, क्योंकि जो +3 ऑक्सीजन अवस्था है उसके स्थान पर एल्यूमिनियम नहीं है। एल्यूमिनियम नहीं हो तब इसका नामकरण वो +3 के आधार पर ही होता है, जैसा कि क्रोम एलम में है। ठीक है, ये हैं हमारे तीनों उदाहरण द्विक लवण के। पहला है कार्निलाइट, दूसरा है FAS मोहर लवण और तीसरा है एलम। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं इनकी संकुल यौगिकों की। देखिए अब इस पूरे अध्याय में हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को ही पढ़ने वाले हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को ही हम पढ़ेंगे और बहुत ही डिटेल में हम इनको पढ़ने जाएंगे। तो ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में हम मिलते हैं। या ये बीच में